एपिसोड 381 टू 390। जोएल का सिर दबा हुआ था, लेकिन वह फिर भी चिल्लाया, मुझे छोड़ दो कपूर। हालांकि अर्जुन ने उसे छोड़ने के बजाय और जोर से दबाया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने कहा, तुमने ही तो कहा था, हैरिस। जोएल लगातार रोता और चिल्लाता रहा, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की कपूर। मैं किसी को तुम्हें मरवाने के लिए भेजूंगा, मेरा विश्वास करो। ये बहुत शर्मनाक था, अनिका के सामने, और भी बहुत कुछ। वह अर्जुन जैसे कमजोर व्यक्ति के अधीन थी, और वह उसका प्रतिरोध भी नहीं कर सकती थी। मुझे मार डालोगे तुम? अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जोएल को शायद यह नहीं पता था कि आज रात पार्टी के दौरान हॉल में क्या हुआ था, अन्यथा उनमें ऐसा कहने की हिम्मत कभी नहीं होती। उनके बगल में अनिका भी अर्जुन की हिंसा की हरकत से थोड़ा डरी हुई थी। वह जोएल पर गुस्सा थी क्योंकि उसने पहले उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन वे अभी भी एक तरह से दोस्त थे। अगर दोनों आदमी वास्तव में झगड़ते तो अर्जुन इससे और भी बुरी तरह से बाहर निकलता। जैसा कि कहावत है, जीतने वाला स्टेशन गया और हारने वाला हॉस्पिटल गया। अभी स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी। यही कारण था कि अनिका को चिंता थी कि अर्जुन बहक जाएगा। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, छोड़ दो अर्जुन, खुद को मुसीबत में मत डालो। अर्जुन की निगाहें ठंडी हो गईं। क्रोध अभी भी उसके सीने में जल रहा था, इसलिए उसने हाथ छोड़ दिया, लेकिन साथ ही एक और क्रूर लात भी मारी और चिल्लाया, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, जोएल हैरिस। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ फिर से कुछ करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे करियर को एक पल में खत्म कर सकता हूं। जोएल सीधा हुआ और अपने पेट को रगड़ते हुए अपने मुंह के कोने से बह रहे खून को पोंछा। उसने अर्जुन को ठंडे अंदाज में देखा और हंसा। तुम वाकई अपने बारे में बहुत सोचते हो अर्जुन। तुम जैसे घटिया इंसान मुझे कैसे धमका सकते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे छोटे से रहस्य के बारे में नहीं जानता? तुम्हारी सास ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के कारण अनिका बर्बाद हो गई है। जोएल को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यहाँ आएगा और उसके रास्ते में बाधा बनेगा। वह लगभग उसे पा ही चुका था। उसने क्या कहा? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडेपन से जोएल की ओर देखा। अब माया जी उसके बारे में क्या बकवास कर रही थी? हा, जोएल ने ठंडी हंसी में विन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें यह नहीं पता अनिका, लेकिन तुम्हारा पति एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वह कपूर ग्रुप के मास्टर कपूर का भेष बदलकर ठगी कर रहा था, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। माया आंटी ने मुझे बताया कि वह हमेशा से ऐसा ही रहा है। सच में, ऐसे आदमी में तुम्हें क्या पसंद है? अनिका ने पलकें झपकाईं और अर्जुन की ओर देखने लगी। वह मास्टर कपूर का प्रतिरूपण कर रहा था। उसका क्या मतलब है? अनिका ने संदेह से पूछा। अर्जुन ने जोएल की ओर देखा और फिर पूरी गंभीरता से अनिका की ओर देखते हुए कहा, उसकी बकवास मत सुनो अनिका। मुझे किसी का प्रतिरूपण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कपूर ग्रुप से मास्टर कपूर हूं। इस दर पर उन्हें बस यही कहना चाहिए। जोएल जोर से हंसने लगा, उसके चेहरे पर व्यंग्य साफ झलक रहा था। अर्जुन की ओर इशारा करते हुए उसने मजाक उड़ाया, अभी भी दिखावा कर रहे हो? अगर तुम सच में मास्टर कपूर हो, तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें अभी अंदर होना चाहिए, उच्च अधिकारियों के साथ शराब पीना चाहिए। अगर तुम सच में मास्टर कपूर हो, तो तुम इतने बेकार क्यों हो? दिखावा करना बंद करो अर्जुन। इसे देखना शर्मनाक है। ये सुनकर अनिका ने अनिश्चितता से अर्जुन की ओर देखा। क्या उसे उस पर विश्वास करना चाहिए? अर्जुन भी हताश हो गया। उसने योलांडा की ओर मुड़कर कहा, उन्हें बताओ कि मैं कौन हूं, योलांडा। योलांडा अपनी कमर हिलाते हुए उनके पास आई। अनिका के सामने ही उसने अर्जुन की बांह पकड़ी और कहा, अर्जुन कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें उससे तलाक ले लेना चाहिए अनिका। आखिरकार, तुम भी एक बदचलन औरत हो, जो आधी रात को दूसरे आदमी की कार में घुसकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हो, जो अकल्पनीय है। मैंने सब कुछ देखा है, तुम्हें पता है। खैर, भाड़ में जाओ। योलांडा एक बहुत ही षड्यंत्रकारी कुतिया थी। उसने ये बताने से इनकार कर दिया कि अर्जुन कौन था। झूठ। अनिका चिंतित हो गई। क्या होगा अगर अर्जुन सचमुच योलांडा की बदनामी पर यकीन करने लगे? झूठ बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को गले मिलते देखा था। योलांडा ने अपने गाल फुलाए और अर्जुन को गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा अर्जुन, मैंने उन्हें सच में देखा है। अनिका तुमसे झूठ बोल रही है, वह पहले इस आदमी की बाहों में साफ तौर पर थी।
मैंने उन्हें अपने हाथों से देखा था। अपनी आंखें। अर्जुन अब पूरी तरह से निराश हो चुका था, उसके दिल में क्रोध की चिंगारी फिर से भड़क उठी थी। उसने अनिका को घूरते हुए पूछा, क्या वह सच कह रही है? जो दृश्य उसने पहले देखा था, वह उसे पहले से ही परेशान कर रहा था। योलांडा के बयान ने आग में घी डालने का काम किया, और उसकी ईर्ष्या तुरंत उसके सीने में फूट पड़ी। अनिका ने हताश होकर अपना सिर हिलाया और सिसकते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह झूठ बोल रही है। वह जोएल की ओर मुड़ी और उत्सुकता से बोली, उसे बताओ, जोएल। उसे बताओ कि हमने अभी कुछ नहीं किया है। मानो जोएल कुछ भी समझा सकता था। ये वही था जो वह घटित होना चाहता था। वह बस हंसा और बोला, तो तुम वाकई बेकार हो, अर्जुन। तुम अपनी पत्नी को भी काबू में नहीं रख सकते। तुम मरने तक बेकार ही रहोगे। धमाका। जैसे ही उसने ये कहा, अर्जुन ने अपना पैर आगे बढ़ाकर एक और किक मारी। इस बार जोएल उछलकर एस्टन मार्टिन की विंडशील्ड से टकराया और शीशा टूट गया। इसके बाद वह फर्श पर लुढ़क गया और पीड़ा से कराहने लगा। तुमने सचमुच यही मांगा था, हैरिस। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। उसने योलांडा को झटक दिया और जोएल के पास गया और उसे कॉलर से पकड़कर खींच लिया। तमाचा। उसने जोएल को कई बार थप्पड़ मारे जब तक कि उसका मुंह खून से भर नहीं गया, लेकिन जोएल फिर भी डरावनी मुस्कान के साथ चिल्लाया, बेकार। व्यभिचारी। लड़ना बंद करो। अनिका घबरा गया और उसने उन दोनों को रोकने की कोशिश की। हालांकि अर्जुन अभी गुस्से में था। उसने उसे दूर भगाया और उसे कुछ कदम पीछे गिरा दिया। योलांडा भी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और अनिका के चेहरे पर थप्पड़ मारी और चिल्लाते हुए बोली, अर्जुन तुम्हारे जैसी कमीनी से कैसे शादी कर सकता है? तुम दोगली कुतिया, तुमने उसे धोखा दिया। योलांडा इस समय बहुत खुश थी। चीजें जितनी ज्यादा अस्तव्यस्त होती गईं, उतना ही अच्छा होता गया। आप क्या फालतू कर रहे हैं? जब अर्जुन ने ये सुना, तो वह गुस्से से पलटा और देखा कि योलांडा अनिका को थप्पड़ मार रही है। इसके बाद वह क्रोध में उछलकर खड़ा हो गया और योलांडा के गाल पर जोरदार तमाचा मारा तथा उसे बुरी तरह घूरने लगा। क्या तुम ठीक हो, अनिका? दिन के अंत में अर्जुन अभी भी अनिका के बारे में बहुत चिंतित था। हालांकि अब अनिका की आंखें आंसुओं से भर गई थीं, खासकर जब उसने अर्जुन के गाल पर लाल चुंबन का निशान देखा। उसका दिल भावनाओं से भर गया। तुम दोनों। अनिका पलटी और भाग गई। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और रो पड़ी। यद्यपि योलांडा अपना गाल पकड़कर खुद पर तरस खा रही थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर ही अंदर हंस रही थी। ये काम कर गया, ये काम कर गया। वह मिसेज कपूर के रूप में अनिका को पदच्युत करने में सफल रही। अब उन दोनों के लिए इस गलतफहमी को दूर करना कठिन होगा। योलांडा और जोएल की परवाह किए बिना अर्जुन ने उन्हें जल्दी से बाहर निकाल दिया। बाहर खदेड़े जाने के कुछ समय बाद योलांडा ने जोएल को जमीन से उठाया और चेहरे पर गहरी चिंता के भाव के साथ कहा, मिस्टर हैरिस, क्या आप ठीक हैं? भाड़ में जाओ। जोएल जमीन से उठ खड़ा हुआ और अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा। उसने योलांडा की तरफ ठंडी निगाह से देखा और कहा, तुम कौन हो? यहां से चली जाओ। योलांडा नाखुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, खासकर जब उसने जोएल को एस्टन मार्टिन में बैठते देखा। वह बुदबुदाने लगी। जोएल भी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। अनिका रोते हुए भाग गई। करीब 10 मिनट बाद उसने अपनी भावनाओं को संभाला और यंग मास्टर कपूर से मिलने के लिए तैयार होकर बैंक्वेट हॉल में लौट आई। वह एक ऐसी महिला थी जो व्यापार को आनंद से अलग कर सकती थी। मिस्टर कैश, मास्टर कपूर कहाँ हैं? अनिका ने हडसन को देखा, लेकिन यंग मास्टर कपूर का कोई सुराग नहीं मिला। आह, मैडम शर्मा, कितनी शर्म की बात है। यंग मास्टर कपूर पहले ही जा चुके हैं। क्या आप उनसे टकराए नहीं? हडसन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। युवा मास्टर उसे बोलने नहीं देते थे, इसलिए उसने वास्तव में हिम्मत नहीं जुटाई। जब अनिका ने ये सुना तो उसकी आंखों में निराशा की लहर दौड़ गई। उसने अभी तक यंग मास्टर कपूर को नहीं देखा था। ओह, तो मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी, मैं पहले वापस जाऊंगी। अनिका हल्के से मुस्कुराई, पलटी और कॉपर पीकॉक पैलेस को अकेला छोड़ दिया। इधर अर्जुन काफी देर तक भागता रहा और फिर बैंक्वेट हॉल में वापस आ गया। उसने तुरंत हडसन को ढूंढा और पूछा, ओल्ड मैन कैश, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हडसन अचंभित रह गया। क्या हो रहा था? यंग मास्टर,
यंग मालकिन अभी अभी गई हैं। ओह, ठीक है, मैंने उन्हें आपकी पहचान नहीं बताई, हडसन ने जवाब दिया। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके पास समझाने का समय नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ सिर हिलाया और भोज कक्ष से बाहर भाग गया। हालांकि योलांडा ने दरवाजे पर अर्जुन का रास्ता रोक दिया। अर्जुन, तुम अभी भी अनिका का पीछा करना चाहते हो? उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया लेकिन तुम अभी भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा ठंडा था। उसने योलांडा को ठंडे अंदाज में देखा और डांटा, योलांडा, मुझे पता है कि तुम क्या करने वाली हो। और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अनिका और मेरे बीच के मामलों में दखल मत देना। वरना, मुझे तुम्हारे साथ सहज न होने के लिए दोष मत देना। ऐसा कहकर अर्जुन ने योलांडा को जोर से धक्का दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर योलांडा ने अपने दांत पीस लिए और तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर टकराया, जिससे उस पर बहुत चोट लग गई। फिर वह चिल्लाई, बहुत दर्द हो रहा है, खून बह रहा है। अर्जुन ने पीछे देखा और चौंक गया। असहाय होकर उसने भौहें सिकोड़ी, पास गया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? योलांडा ने अपना माथा पकड़ लिया, उसके हाथ खून से भरे हुए थे। वह बेहोश सी हो गई। धत्तेरी की! अर्जुन बहुत डर गया। यह क्या था? इस पर विचार करने के बाद उसने सोचा, मैं वापस जाकर अनिका को समझाऊंगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत योलांडा को उठाया, वेटर से टैक्सी बुलाई और हॉस्पिटल पहुंचे। दुर्भाग्य से ये दृश्य माया जी ने देखा जो टैक्सी से उतरी थी। उस समय माया जी बहुत गुस्से में थी। ये निकम्मा! एक औरत को अपनी बाहों में लेकर। माया जी ने गुस्से से कोसा। यकीनन इस रीढ़विहीन काया का सचमुच कोई चक्कर चल रहा है। मुझे ये बात अनिका को बतानी होगी, उसे उससे तलाक लेना होगा और उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ना होगा। माँ, आप क्यों आईं? अनिका जब आया और उसने माया जी को देखा तो वह थोड़ी देर के लिए झिझकी। जब माया जी ने अनिका को देखा, तो वह तुरंत उसके पास गई। उसके हाथ पकड़े और गुस्से से डांटते हुए बोली, इस बात की चिंता मत करो कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। ओह अनिका, क्या तुम जानती हो? अर्जुन, वह निकम्मा आदमी अभी अभी एक दुष्ट औरत को गोद में लेकर कार में चला गया है। एक लोमड़ी! अनिका को आश्चर्य हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर सड़क की ओर देखा। वह उदास हो गई और ठंडे भाव से बोली, चलो घर चलते हैं। ये गलतफहमी बहुत बड़ी बात बन गई थी। माया जी अर्जुन को पूरे रास्ते डांटती रही। जब वे ओल्ड शर्मा मैंशन पहुंचे, तो उसने चार्ल्स को अंदर खींच लिया। अनिका, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें अर्जुन कपूर से तलाक लेना होगा। वह बेकार का कमीना। वास्तव में किसी ने संबंध बनाने की हिम्मत की। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो हम अभी भी अंधेरे में रखे जाते। मैंने पहले भी कहा है, यह अर्जुन कपूर अच्छा नहीं है। अब ये पुष्टि हो गई है। अनिका, माँ की बात सुनो। कल ही अर्जुन को तलाक दे दो। उसे बिना कुछ लिए शादी छोड़नी होगी। अनिका पहले से ही बहुत उदास थी, लेकिन अपने माता पिता द्वारा इतने लंबे समय तक मना किए जाने के बाद वह उठी और गुस्से में बोली, ठीक है। माया जी अचंभित रह गई। कौन जानता था कि उसकी बेटी वास्तव में सहमत होगी। वह और चार्ल्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। एक पल के बाद माया जी खुशी से चिल्लाई, चार्ली, तुमने सुना? अनिका अर्जुन को तलाक देने के लिए तैयार हो गई। चार्ल्स असहाय और निराश महसूस कर रहा था। वह उठकर उदास होकर अध्ययन कक्ष में चला गया। आखिरकार वह उसकी अपनी बेटी थी और उसकी शादी विफल हो गई थी। एक पिता के रूप में वह भी दिल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। माया जी सोफे पर बैठी हुई थी, खुद से खुश थी। उसने कल्पना की कि इस घर का दृश्य उस निकम्मे अर्जुन कपूर के बिना कैसा होगा। चीजें निश्चित रूप से बेहतर और बेहतर होती जाएंगी। मेरी बेटी इतनी उत्कृष्ट है, वह निश्चित रूप से एक बेहतर आदमी ढूंढ सकती है। जोएल हैरिस इस समय सर्वोत्तम विकल्प हैं। हाँ, जल्दी से जोएल से कहना होगा कि कल जब लोहा गर्म हो तो वह वार करे और उसे अनिका को बाहर ले जाने दे ताकि वह शांत हो जाए। माया जी ने जोएल को फोन करने से पहले खुद से कहा, माया आंटी, क्या बात है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी रात को मुझे फोन करेंगी। जोएल अब अपने विला में था और शराब पीते हुए उदास था। अनिका को उससे बहुत निराशा हुई होगी। जोएल, माया आंटी तुम्हें खुशखबरी दे रही हैं। माया जी फोन पर अपनी खुशी को दबा नहीं सकी। जब जोएल ने सुना, तो उसकी भौहें आपस में चिपक गईं और वह हंसने लगा। माया आंटी, मेरे लिए सिर्फ अनिका के तलाक की खबर ही अच्छी खबर है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
हा 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 जोएल, तुमने सचमुच अनुमान लगा लिया। माया जी हंसी, फिर गर्व से बोली, अनिका अर्जुन से तलाक लेने के लिए तैयार हो गई है, वह निकम्मा। मैंने ही उसे इसके लिए राजी किया था। ये किसी और की साख का स्पष्ट प्रदर्शन था। वास्तव में जब जोएल ने ये सुना तो वह तुरंत उत्साहित होकर सोफे से उठ बैठा। क्या माया आंटी को तुमसे झूठ बोलने की जरूरत है? क्या तुम कल मेरे घर आओ और अनिका को बाहर ले जाओ? क्या तुम्हें नहीं पता, मैंने आज अर्जुन को किसी के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। माया जी अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। वह और भी उत्साहित हो गई और बोली, ठीक है, जिस भेड़िए को तुमने पिछली बार देखा था, वह अर्जुन कपूर को कब साफ करेगा? यह अच्छी तरह से किया जाना चाहिए, किसी भी तरह से। इस बच्चे ने मेरी बेटी की पीठ पीछे मालकिन की तलाश करने की हिम्मत की। बेहतर होगा कि तुम उस भेड़िए को उसे और मालकिन को ऐसा करते हुए पकड़ने दो। इस तरह अनिका को चाहे जो भी हो उसे तलाक देना ही होगा। हा हा अर्जुन कपूर, तुम बेकार के कमीने हो। इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। माया जी जितना ज्यादा सोचती उतनी ही खुश होती। फोन रखने के बाद वह जल्दी से अनिका के बेडरूम में गई। अनिका को बिस्तर पर करवट लेकर लेटा हुआ देखकर उसने उसे तुरंत जगाया और कहा, अनिका, माँ को तुमसे कुछ बात करनी है। अनिका चुपके से रो रहा था, खासकर जब वह आज रात के दृश्य के बारे में सोचता था। वह ये विश्वास करने का साहस नहीं कर सकी कि अर्जुन और योलांडा। हालांकि सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। अर्जुन के चेहरे पर लिपस्टिक का दाग था। ये रंग योलांडा के होठों पर लगी लिपस्टिक के रंग जैसा ही था। यह एक महिला की गहरी अवलोकन क्षमता थी। क्या बात है, माँ? क्या हम कल बात नहीं कर सकते? मैं थक गई हूँ। अनिका उठ बैठी, उसकी आंखें लाल थीं। माया जी को उसे इस हालत में देखकर बुरा लगा और साथ ही अर्जुन कपूर से और भी अधिक नफरत होने लगी। अनिका, ऐसा नहीं है कि मैं क्रूर हूँ। मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अर्जुन से तलाक के बाद मिला का पालन पोषण कौन करेगा? माया जी ने पूछा। अनिका आश्चर्यचकित हो गई और बोली, अहाना मेरी है, मैं उसका पालन पोषण करूंगा। बिल्कुल नहीं। माया जी ने दृढ़ता से मना कर दिया और कहा, अनिका, क्या तुम उलझन में हो? अगर तुम तलाकशुदा हो और तुम्हारा एक बच्चा है, तो तुम भविष्य में किससे शादी करोगी? फिर भी कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? हमें अनिका नहीं चाहिए। उसे अर्जुन के पास छोड़ दो। अगर बुरा हुआ तो मैं पैसे निकाल कर उसे कुछ बच्चे का भरण पोषण दूंगी। माया जी ने अर्जुन के लिए मामले को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित कर दिया था। सबसे पहले वह बिना कुछ लिए विवाह छोड़ देगा। फिर बच्चे को उसके पास छोड़ दिया जाएगा। सबसे खराब स्थिति में कुछ बच्चे का भरण पोषण दिया जाएगा। माया जी इस छोटी सी रकम को वहन करने में सक्षम थी। जब तक उसकी अपनी बेटी भविष्य में किसी धनी परिवार में शादी कर सकती थी, तब तक बच्चे के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली छोटी राशि कुछ भी नहीं थी। माँ, तुम क्या सोच रही हो? मैं निश्चित रूप से अहाना को चाहता हूँ। मुझे फैसले लेने का अधिकार है। अब अनिका का सिर बहुत दुख रहा था। वह उठी और माया जी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। माया जी दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रही थी, अनिका, मैं तुम्हें इस मामले में फैसला लेने नहीं दे सकती। हम निश्चित रूप से अहाना को नहीं चाहते। अनिका बहुत परेशान हो गई। वह बिस्तर पर लेट गई और तकिए से अपना सिर ढक लिया। वह ये भी निश्चित नहीं थी कि वह क्या करने जा रही है। तलाक, ये बात उसने गुस्से में कही थी। हालांकि वह अंदर की उस बाधा को पार नहीं कर सकी। अर्जुन की बात पर वापस आते हैं। योलांडा उसे दोषी ठहरा रही थी और अस्पताल से निकलने के बाद उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। अर्जुन के पास उसके ठहरने के लिए होटल ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि योलांडा ने बहुत आग्रहपूर्वक अर्जुन को ऊपर खींच लिया। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें ऊपर भेज दूंगा, फिर चला जाऊंगा। योलांडा ने जल्दी से पलकें झपकाईं और दयनीय भाव से कहा, ठीक है। वास्तव में उसने मन ही मन सोचा, एक बार जब तुम उठ जाओगी, तो क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम अपनी इच्छानुसार जा सकती हो? वे ऊपर गए और स्वीट में प्रवेश किया। अर्जुन चौंक गया। वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। योलांडा स्पष्ट रूप से उसे बहका रही थी। मैं उसके साथ क्यों नहीं खेलता? इसके अलावा अर्जुन को अब वापस जाने का कोई कारण नहीं सूझ रहा था। वैसे भी वह अनिका का सामना कैसे करेगा? आज रात जो कुछ हुआ उससे वह भी बहुत परेशान था। अर्जुन सोफे पर बैठ गया और विचारमग्न हो गया। बाथरूम से पानी के छींटे पड़ने की आवाज आ रही थी।
करीब 10 मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। अर्जुन सोफे पर बैठ गया। उसे पता था कि वह आज रात योलांडा के साथ खेलने आया है, और वह अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। अर्जुन ने अपने अंदर की गर्मी और उत्तेजना को दबाने के लिए सादा पानी पी लिया। योलांडा ने उसकी पीठ की ओर देखा, और उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे, जिससे एक उपहासपूर्ण व्यंग्य प्रकट हो रहा था। वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका भाग्य अच्छा है या बुरा। बाथरूम में अर्जुन ने अपना चेहरा ठंडे पानी से धोया और आईने में देखा। इस समय वह थोड़ा हिचकिचाया। योलांडा मूल रूप से एक पैसे की लालची लड़की थी, तो क्या हुआ अगर वह उसके साथ एक रात सो गया? वैसे भी वह आज रात अनिका से बहुत निराश था। नहीं नहीं, मैं शुरू में उसके साथ खेलना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। मुझे कभी भी अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। अनिका एकमात्र महिला थी जिससे वह प्यार करता था। ओह भाई अर्जुन, क्या बात है? योलांडा दौड़कर आई। उसने झुककर बनावटी चिंता से पूछा। अर्जुन ने बस उसे एक नज़र देखा और बात खत्म हो गई। टकर कार्लसन सही थे। ये जानवरों का मौसम था फिर से। आह, मैं ठीक हूँ। मैंने जल्दबाजी में शराब पी ली और मेरा गला रुक गया, अर्जुन ने अजीब तरीके से समझाया। योलांडा मुस्कुराई, बिना किसी को बताए। उसने अर्जुन को गले लगाया और सोफे पर बैठ गई। उसने अनुनय भरी आवाज में पूछा, भाई अर्जुन, क्या मैं तुम्हारा प्रेमी बन सकती हूँ? तुमने आज रात को देखा ही था। अनिका भी तुम्हारी पीठ पीछे किसी और आदमी की तलाश में है ना? योलांडा ने पलकें झपकाईं। उसने अपनी बाहें अर्जुन की गर्दन के चारों ओर डाल दी, और उसके लाल होंठ उसके चेहरे पर कसकर चिपके हुए थे। अर्जुन को आज रात जो हुआ उसे सोचकर अभी भी थोड़ा दुख हो रहा था। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया। मेरे प्रेमी बनो, यह अच्छा नहीं है। क्या तुमने पहले मुझे नीची नज़र से नहीं देखा था? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो तो पुरानी बात है, अब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। योलांडा ने कहा। तुमको मेरी पहचान और पैसा पसंद है? अर्जुन ने बेरहमी से खुलासा किया। योलांडा स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने इनकार नहीं किया और कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम प्यार के बारे में बात कर सकते हो। चिंता मत करो, योलांडा, तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगी। खुद को साबित करने के लिए उसने तुरंत अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी और उसे जोश से चूमना चाहती थी। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि योलांडा, ये छोटी सी कुतिया, इतनी पहल करेगी। क्या मैं अपना संयम व्रत तोड़ना चाहता हूँ? उसी समय कई काली वाणिज्य गाड़ियां होटल पर रुकी थीं। क्लिक करें। कार के दरवाजे खुले और 7-8 आवारा लोग, जो अपने साथियों के साथ आए थे, कार से बाहर कूद पड़े। नेता एक असभ्य और कठोर व्यक्ति था जिसके दाहिने हाथ पर बाघ का टैटू बना हुआ था। वह दृढ़ता से भरा हुआ था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, होटल में मौजूद मेहमान इतने भयभीत हो गए कि वे सभी दिशाओं में बिखर गए। वुल्फ, यही वह जगह है। हमारे अधीनस्थों ने इस पर कड़ी नजर रखी हुई थी, और उन्होंने उस बिगड़ेल लड़के को लंबी टांगों और सुडौल नितंबों वाली एक महिला के साथ जाते देखा। एक अधीनस्थ ने सामने की मेज पर बैठी लड़कियों को टेढ़ी नजरों से घूरते हुए कहा। वुल्फ, बाघ की ताकत और भयंकर आभा से भरा हुआ, बोला, आज रात चलो उस बदमाश को पीटते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं सभी को खाने पीने और महिलाओं का लुत्फ दूंगा। हमें मिस्टर हैरिस को खुश करना है, तुम्हें पता है। हाँ, सभी अधीनस्थ बहुत उत्साहित थे। बिना कुछ कहे, वे लिफ्ट में चढ़ गए और सीधे अर्जुन द्वारा बुक किए गए कमरे में चले गए। वे कुछ ही देर में स्वीट के दरवाजे पर पहुंच गए। क्या सब कुछ तैयार है? वुल्फ ने पूछा। टोपी पहने एक गुर्गे ने अपनी जेब में फोन कसकर पकड़ रखा था। उसने कहा, ये तैयार है। एक बार हम जल्दी से अंदर आ जाएं, तो हम तुरंत प्रसारण शुरू कर सकते हैं। मैंने पहले ही प्रमुख प्रसारण प्लेटफार्मों से संपर्क कर लिया है। हम लाइव प्रसारण को सिंक्रनाइज कर सकते हैं। इस बार, ये बेकार बदमाश निश्चित रूप से मुंबई का इंटरनेट सेलिब्रिटी होगा। हाँ, ठीक है, एक इंटरनेट सेलिब्रिटी लाइव प्रसारण पर इस कृत्य में पकड़ा गया। वुल्फ ने अपने गुर्गे का कंधा थपथपाया। बहुत खुश होकर उसने जोएल का नंबर डायल किया। मिस्टर हैरिस, सब कुछ तैयार है। आप आज रात ऑनलाइन जाकर हर बड़े लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म पर एक बढ़िया शो देख सकते हैं। यह आजकल बहुत लोकप्रिय है, ये निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। ये बदमाश आज रात पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लाइव प्रसारण, ठीक है।
बहुत बढ़िया, मैं भी अपनी आंखों से इस बेकार के बदमाश की बर्बादी देखना चाहूंगा, इससे पहले कि उसे पूरे शहर के लोग मरने के लिए छोड़ दें। जोएल अब अपने विला में ऊपर था। उसने जल्दी से ऑनलाइन टीवी चालू किया और एक निश्चित लाइव प्रसारण प्लेटफॉर्म डाउनलोड किया। इन दिनों, क्योंकि अर्जुन और अनिका बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे, इसलिए आखिरकार उसे एक मौका मिल ही गया। वह एक ही झटके में सब कुछ मिटा देने वाला था। अर्जुन, ओह अर्जुन, पता चला तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। एक औरत के सामने तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते, मैं समझ गया। हाँ, अनिका वास्तव में अंधी थी जो तुमसे शादी करना चाहती थी। आज, मैं चाहता हूं कि तुम, अर्जुन कपूर, पूरे शहर की नज़रों में एक बदमाश और बेकार व्यक्ति बन जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए और तुम्हें शर्मिंदा होकर मरना पड़े। जोएल ने जल्दी से लाइव प्रसारण मंच खोला। कुछ मिनटों के बाद, स्क्रीन दिखाई दी। इसी समय, इस लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अस्थिर फुटेज, मानक होटल सुविधाएं तथा फ्रेम में मौजूद भारी भरकम पुरुषों के समूह ने वास्तव में एक विशेष प्रकार का माहौल पैदा किया। अकेले इस शीर्षक ने ही बहुत सारी अटकलों को जन्म दिया। लाइव प्रसारण में रंगे हाथों पकड़ा गया। मुंबई का सबसे बेकार आदमी अपनी पत्नी की पीठ पीछे संबंध बना रहा है। इस तरफ वुल्फ और उसके कुछ आदमी शरारत से हंस रहे थे। समाज में कई साल बिताने के बाद, वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अपने बॉस को कैसे खुश रखना है। जितना सुंदर काम होता, बॉस उतनी ही सराहना करता। पूरा होटल उसके आदमियों के नियंत्रण में था। आज रात अर्जुन का बचकर भागना नामुमकिन था। उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा और पूरे मुंबई में उसका मजाक बन जाएगा। फिर, कई लोगों ने पर्दे का कोण समायोजित किया और अर्जुन के कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। तथा दोनों ओर दो दो लोग दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। वुल्फ ने अपने आदमियों की ओर संदिग्ध निगाहों से देखा और धीरे से बोला, कोई हलचल क्यों नहीं है? कुछ गुर्गे भी बहुत उत्सुक थे। उनमें से एक ने जवाब दिया, क्या ये खत्म हो गया है? इतनी जल्दी? वुल्फ ने व्यंग्य किया। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, तीनों ने अपनी टांगें ऊपर उठाईं और दरवाजे पर जोर से लात मारी। धमाका। बहुत तेज आवाज। पूरा दरवाजा इस तरह से खोला गया, और इससे पूरा फर्श हिल गया। वुल्फ अपने गुर्गों को लेकर तुरंत अंदर पहुंचा और चिल्लाते हुए और गाली देते हुए बोला, हिलना मत। हिलना मत। अपने कपड़े मत पहनना। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, मोबाइल फोन से बेतहाशा फायरिंग होने लगी। पुरुषों ने बेसबॉल बैट और इसी तरह की दूसरी चीजें निकाल लीं और अपने हाथों में हथियार थाम लिए। ये बहुत भयंकर था। लाइव प्रसारण में साफ देखा जा सकता था कि इन लोगों के पास लंबे खंजर भी थे। लंबे खंजर ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। लानत है, ये कृत्य वास्तव में एक सौदा था। लाइव प्रसारण कक्ष में आग लग गई थी। वुल्फ बहुत उत्साहित था और उसने अपने आदमियों को धक्का देकर दूर कर दिया जो उसके सामने भीड़ लगाए हुए थे। फिर उसने सोफे पर बैठे, एक पैर दूसरे पर रखकर रेड वाइन पीते हुए अच्छे कपड़े पहने अर्जुन को देखा। उसके बगल में बैठी महिला एक पल के लिए चुप हो गई। वह बाथरोब में लिपटी हुई बिस्तर पर बैठी थी और हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वुल्फ ने उसे बस एक नज़र देखा और योलांडा से प्यार हो गया। इस लड़की का फिगर बहुत अच्छा था, और उसे देखकर, वो उसकी आक्रामकता से चौंक गई। बेटे, आज के लिए तुम्हारा काम खत्म। वुल्फ ने अपने दांत पीसते हुए अर्जुन की ओर देखा जो अभी भी तिरस्कार से सीधा बैठा हुआ था। अजीब, यह आदमी इस समय ऐसे बैठा था जैसे कुछ हो ही न रहा हो। उसके चेहरे पर बहुत शांति थी और घबराहट का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय, उसने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत समय तक इंतजार किया है। यह मुस्कान बहुत ही आकर्षक थी। इसमें एक ठंडक थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अर्जुन शांत था और उसने योलांडा की ओर देखा जो बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसी समय, वुल्फ अवाक रह गया और अपने कुछ गुर्गों से नजरें मिलाते हुए बोला, उसे मेरे लिए खत्म कर दो। कुछ बदमाशों ने बेसबॉल के बल्ले अपने हाथों में पकड़ लिए और चिल्लाते हुए अर्जुन पर हमला कर दिया। जोएल लाइव प्रसारण देखते हुए धूर्तता से मुस्कुरा रहा था। वह बहुत खुश हुआ और खुद से बुदबुदाया, अर्जुन कपूर, आखिरकार तुम्हारा काम तमाम हो गया। तुम एक बेकार बदमाश हो, लेकिन तुमने मेरा बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है। प्रयास। जैसे ही जोएल उठकर जाने वाला था, लाइव प्रसारण स्क्रीन पर कुछ अप्रत्याशित दिखाई दिया।
तस्वीर में अचानक 1 दर्जन से ज्यादा काले लोग दिखाई दिए। पहले खाली कमरा अब लोगों से भर गया। वे सोफे पर बैठे अर्जुन की सख्त निगरानी कर रहे थे। सभी प्रकार की कोलाहलपूर्ण आवाजें सुनाई दे रही थीं। भाड़ में जाओ, वहां लोग क्यों हैं? वे कहां से आ गए? गोली, हम जाल में फंस गए। जल्दी से पीछे हटो। भाड़ में जाओ, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। सब लोग घुटने टेक दो। घुटने टेक दो, अपने हथियार फेंक दो। सब लोग घुटने टेक दो। उसी समय होटल के इस फ्लो के हर कमरे से काले सूट पहने 1 दर्जन से ज्यादा हत्यारे गुंडे बाहर निकले। वे सभी हाथ में बल्ले और इसी तरह की दूसरी चीजें लिए हुए थे। दरवाजे पर पहरा दे रहे 2 गुंडों को तुरंत ही हटा दिया गया। लिफ्ट की रखवाली कर रहे 2 बदमाशों को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, लिफ्ट का दरवाजा उनके पीछे खुल गया। काले सूट पहने 4-5 बदमाश बाहर निकले और उनके सिर पर डंडों से जोरदार वार किया। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर गेस्ट लाउंज में कुछ गुंडे रुके हुए थे। वे इस बारे में खुशी खुशी बात कर रहे थे कि आज रात आराम करने के लिए कहाँ जाना है। तभी उन्होंने कुछ काली मर्सिडीज बेंज को मुख्य प्रवेश द्वार पर जल्दी से पार्क करते देखा। काले सूट और काली टाई पहने 1 दर्जन से ज्यादा गुंडे एक पल में कारों से निकले और व्यवस्थित और समय पर अंदर घुस गए। धमाका। वुल्फ के आदमी भागना चाहते थे, लेकिन चमड़े के जूतों की कुछ जोड़ी ने उनकी पीठ पर लात मारी। वे जमीन पर गिरने से पहले भाग गए और उनके दांत टूट गए। ये सारी घटनाएं लगभग एक ही समय पर हुईं। लड़ाई 30 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई। अपने विला में जोएल ने लाइव प्रसारण देखा और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह बस वहीं खड़ा रहा और बहुत देर तक हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके माथे से पसीना बूंद बूंद करके टपक रहा था। धत्तेरी की, यह क्या बकवास था? अर्जुन कपूर, उस बेकार बदमाश के पास इतने सारे प्रशिक्षित गुंडे कैसे हैं? वह वास्तव में कौन है? एक रीढ़ विहीन कायर, एक लिव इन दामाद। ये सभी सुप्रशिक्षित गुंडे वुल्फ के गुंडों से तुलना योग्य नहीं थे। इससे पहले कि जोएल कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने पीछे एक अजीब हलचल महसूस की। उसके घर में एक भूतिया आकृति प्रकट हुई और उसकी गर्दन पर हड्डियों को छेदने वाली ठंड थी। जोएल के माथे पर ठंडा पसीना था। उसने अपनी लार नीली और आंखें मूंद लीं। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर एक तेज खंजर था। उसे पता भी नहीं चला कि कब उस पर वार हुआ। ब्लेड ठंडी रोशनी में चमक रहा था। एक हिटमैन। जोएल को इस बारे में कुछ जानकारी थी, खास तौर पर पिछले कुछ सालों में विदेश में रहने के कारण। वह ऐसी बहुत सी चीजों के संपर्क में आ चुका था। केवल एक हिटमैन ही उसके घर में घुस सकता था और चुपचाप उसके पीछे आ सकता था। आखिर हुआ क्या? जोएल लगभग टूट चुका था और उसके पैर कांपने लगे थे। उसने किसे उकसाया था? अर्जुन कपूर। कुछ असंभव नहीं। वह एक बेकार आदमी है। वह एक हत्यारे को कैसे किराए पर रख सकता है? एक हड्डी भेदने वाली आवाज उसके कानों में धीरे से पड़ी, और जोएल को मौत का खतरा महसूस हुआ। ये काम अप्रत्याशित रूप से बहुत सरल है। मुझे लगा कि यह एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन यह एक साधारण बेकार रिंच निकला। मुझे नहीं पता कि यंग मास्टर क्या सोच रहा है। जोएल के पीछे खड़ी काली आकृति ने खुद से कहा, भाई, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उन्होंने कितने पैसे दिए? मैं 2 गुना पैसे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारना। जोएल पूरी तरह से डर गया था। उसकी गर्दन में इस खंजर का एहसास वाकई डरावना था। बहुत भयानक। हिस। तीव्र पीड़ा का आघात। जोएल ने खंजर को फिसलता हुआ महसूस किया, फिर उसकी गर्दन से गर्म तरल पदार्थ रिसने लगा। भाई, मेरी जान बख्श दो। मैं 3 गुना कीमत चुकाऊंगा। कृपया मुझे मत मारो। जोएल तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। बहुत भयानक। उसके पीछे खड़े आदमी की ठंडी और जानलेवा आभा बहुत डरावनी थी। ट्रिपल। बर्फ की तरह ठंडी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह पाताल लोक के राक्षस राजा की हो। हाँ, ट्रिपल। जोएल अब उस व्यक्ति की तरह था, जिसे नदी में लगभग डूबने के बाद आशा की किरण मिल गई थी। सिवाय इसके कि उसने अपना सिर दबा रखा था और उसे ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा कहा जाता था कि अगर आप किसी हत्यारे का चेहरा देख लेंगे तो आप चुप हो जाएंगे। यह एक अच्छा सौदा है। हत्यारा आराम से सोफे पर बैठ गया और जोएल को टीवी स्क्रीन देखने का निर्देश दिया, लाइव प्रसारण देखो। जोएल कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर, उसने धीरे से अपना सिर उठाया और लाइव प्रसारण देखने लगा। उसने देखा कि वुल्फ और सुइट में मौजूद अन्य लोगों को पीटा जा रहा था। वे सभी जमीन पर दबे हुए थे।
अर्जुन ने धीरे से फोन उठाया, फिर कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, जोएल हैरिस, क्या मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं आसानी से हार मान लूंगा? भाड़ में जाओ। जोएल अब भयभीत था लेकिन अंदर से बहुत नाराज भी था। ये सचमुच वही है। इस निकम्मे बदमाश को इतनी क्षमताएं कहां से मिलीं? इतने सारे लोग हैं जो उसकी रक्षा कर सकते हैं, और उसने एक हत्यारा भी रख लिया। वह खुद से यह बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका, अर्जुन कपूर वास्तव में कौन है? मैं बस वुल्फ को तुम्हें सबक सिखाने देना चाहता था। लेकिन तुमने इतने सारे लोगों को ढूंढ लिया और यहां तक कि एक हत्यारे को भी किराए पर ले लिया। मेरा काम हो गया। जोएल को अब इसका पछतावा हो रहा था, लेकिन बात पहले ही हो चुकी थी। अब वह और बहस नहीं कर सकता था। हालांकि उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। एक बेकार आदमी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मैं हैरिस एंटरप्राइज का यंग मालिक हूं। अर्जुन कपूर, भले ही आप थोड़े सक्षम हों और इतने सारे लोगों को नौकरी पर रख सकें, क्या आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? मेरे पिता रोनाल्ड हैं। मुंबई के रोनाल्ड, हैरिस एंटरप्राइज के चेयरमैन। मेरे चाचा क्लॉस हैरिस हैं, मुंबई के तीसरे ड्रैगन। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कबीर रनावत को भी सोचना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा क्योंकि तुमने आज इतना बड़ा तमाशा किया है? सपने देखो। जोएल हैरिस पागल था, क्रोध और घृणा से पूरी तरह अंधा हो गया था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्जुन कपूर जैसे निकम्मे आदमी ने उसे मारने की हिम्मत की। वह अवश्य ही यंग मास्टर कपूर बनकर सबको धोखा दे रहा है। अर्जुन उदासीन दिखे। उन्होंने कैमरे की तरफ देखा, अपने सफेद दांत दिखाए और कहा, जोएल हैरिस, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? जोएल गुस्से में मुस्कुराया। उसने अर्जुन को क्रूरता से देखा और दहाड़ते हुए कहा, मैं, जोएल हैरिस, डरा हुआ नहीं हूं। तुम एक बेकार बदमाश हो, माया आंटी ने खुद मुझसे कहा। तुम खुद को क्या समझते हो? कुछ लोगों को सूट पहनने के लिए बुला रहे हो। मानो या ना मानो, अगर तुम, अर्जुन कपूर, आज मुझे छूने की हिम्मत करते हो, तो तुम उस होटल से बाहर निकलते ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। ये अर्जुन कपूर मुझसे इस तरह बात करने का आत्मविश्वास कहां से लाते हैं? पहचान? अगर आपकी कोई पहचान है तो भाड़ में जाए। ओह, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अर्जुन मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में क्रूरता का भाव था। हाहा अर्जुन कपूर, मैं मानता हूं, मैंने आपको कम आंका। लेकिन मुंबई में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैं छूने की हिम्मत न करूं। और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे छूने की हिम्मत करे। जोएल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराकर सोफे पर बैठे हत्यारे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने मुझे मारने की हिम्मत की। उसके लिए एक आपदा इंतजार कर रही है। उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। बेशक, जोएल ने अर्जुन को तुरंत मार डालने के बारे में जो कहा वह अतिशयोक्ति थी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। उनके चाचा, क्लॉस हैरिस, एक प्रसिद्ध क्षेत्रीय माफिया सरगना थे। अंधकार की आकृति। उसने कई अपराध किए थे लेकिन वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था। वह अभी भी मुंबई का तीसरा ड्रैगन था। 9 ड्रैगन में से क्लॉस हैरिस सबसे क्रूर था। एक बार जब वे हॉट पॉट खा रहे थे तो उन्होंने एक वेटर को खराब तरीके से खाना परोसने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बर्तन से निकला गर्म तेल सीधे वेटर के चेहरे पर फेंक दिया और अपने आदमियों को बुलाकर उस वेटर के पूरे परिवार को अपंग बना दिया। वह इतना दुष्ट व्यक्ति था कि कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। अपने चाचा की क्षमताओं को लेकर जोएल बहुत आश्वस्त था। स्क्रीन पर अर्जुन ने उदासीनता से कहा, कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। फिर मुझे वास्तव में कोशिश करनी होगी। ये सुनते ही अर्जुन अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसने कहा, थप्पड़। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जोएल को ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार जानवर उसे निशाना बना रहा है। उसने सिर घुमाया और देखा कि हत्यारा सोफे से उठ खड़ा हुआ था। उसके हाथ में खंजर रोशनी में चमक रहा था। क्या करना चाहते हो? यहां मत आना। उसकी बात मत सुनो, मेरे चाचा क्लॉस हैरिस हैं। जोएल अभी भी बहुत डरा हुआ था। वह दोषी भाव से जमीन पर बैठ गया और कोने में जाकर बैठ गया। तथापि, क्रैक, उसके चेहरे पर कुछ जोरदार थप्पड़ पड़े। जोएल के मुंह में खून का स्वाद आया और उसके कई दांत तुरंत टूट गए। जोएल हैरिस, देखो, मैंने तुम्हें छू लिया है, इसलिए मुझे छूने की कोशिश करो। अर्जुन ठंडी मुस्कान के साथ बोला। 1 दर्जन से ज्यादा थप्पड़ों के बाद जोएल का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया था। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था और वह हिचकिचाते हुए बोला, अर्जुन कपूर,
तुम्हारा खात्मा हो गया, मैं अपने चाचा से तुम्हें मरवा दूंगा। इसके बाद जोएल कॉफी टेबल के किनारे तक गया, अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने चाचा को फोन किया। अर्जुन ने उसे रोका नहीं, बल्कि होटल के कमरे में घुसे कबीर की ओर देखा। उसने पूछा, तैयारी कैसी चल रही है? इस समय थियो सम्मानपूर्वक अर्जुन के सामने खड़ा था। झुकते हुए उसने कहा, मिस्टर कपूर, सब कुछ तैयार है। हम बस आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसकी नज़र साफ थी। अर्जुन को जोएल की अंदरूनी जानकारी के बारे में बहुत पहले से पता था। जहां तक क्लॉस हैरिस का सवाल है, अर्जुन को भी इस बारे में पता था। उसने कबीर से पहले ही पूछ लिया था। इस व्यक्ति ने सिर्फ बुराई ही की है। उसे अस्तित्व में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। कबीर अर्जुन के सामने खड़ा था और वुल्फ और उसके गुर्गों पर नजर डाली, जिन्हें बुरी तरह पीटा गया था। उसने पूछा, मिस्टर कपूर, मिस्टर थॉमस ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा था। क्या आपको अपने परिवार से मदद की जरूरत है? अर्जुन ने कबीर की ओर देखा और कहा, तुम क्लॉस हैरिस को संभाल नहीं सकते। कबीर के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, अगर यह सिर्फ क्लॉस हैरिस है तो मैं इसे ठीक से संभाल सकता हूं। लेकिन गोल्डन सिटी का पूरा परिवार उसका साथ दे रहा है। मुझे डर है कि एक बार लड़ाई हुई तो मेरे लोग इसे रोक नहीं पाएंगे। गोल्डन सिटी का बड़ा परिवार। ऐसा लगता है कि हैरिस परिवार उतना सरल नहीं है। अर्जुन उठकर फ्रेंच खिड़कियों के पास गया, मुंबई के रात के नज़ारे को देखा और काफी देर बाद कहा, अगर कुछ होता है तो ओल्ड मैन जॉर्ज को मुंबई में परिवार के कर्मचारियों को तैयार करने और जुटाने दें। इस बार मैं हैरिस परिवार को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसका समर्थन कर रहा है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं, अर्जुन कपूर, कोई आसान शिकार नहीं हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अचानक फिर पूछा, गोल्डन सिटी में कौन सा परिवार? कबीर ने कड़वे भाव से कहा, मुझे पता नहीं चला। वे बहुत रहस्यमय हैं और मुंबई में कभी नहीं देखे गए। उन्होंने हमेशा क्लॉस हैरिस से ही संपर्क किया है। अर्जुन ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। अर्जुन ने अपने आसपास किसी छिपे हुए खतरे को आने नहीं दिया। उसी समय जोएल ने पहले ही क्लॉस को आवाज दी और चिल्लाया, अंकल, मुझे बचाओ, मुझे जल्दी से बचाओ। क्लॉस अपने भाइयों के साथ अपने घर पर एक भोज में था, जहां उसकी तीसरी पत्नी से जन्मे एक पुत्र का जन्म हुआ था। अपने भतीजे का अचानक फोन आने से उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। उसने पूछा, जोएल, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? किसी ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की? चाचा, मुझे बचाओ, वहां एक हत्यारा है, कोई मुझे मारना चाहता है। जोएल पागलों की तरह चिल्लाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्लॉस को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने मेज पर थपकी दी और चिल्लाया, मेरे परिवार के सदस्य को धमकाने की हिम्मत कौन कर सकता है? वे मौत की तलाश में हैं। उसकी दहाड़ से क्लॉस के सभी अधीनस्थ, जो हॉल में दर्जनों भोज मेजों पर बैठे थे, सभी इस समय गुस्से से खड़े हो गए। दृश्य बहुत बड़ा था। क्लॉस के बगल में एक बच्चे को पकड़े हुए नर्स की सहायता से तुरंत नीचे उतर गया। क्लॉस ने पता पूछा और उसके तुरंत बाद फोन काट दिया। उसने मेज पर रखी माउताई को उठाया, वह खाली थी। टकरा जाना। अचानक शराब की बोतल जमीन पर पटक दी गई। क्लॉस ने अपने शरीर पर मिंक मखमली कोट उतार दिया, जिससे उसका मजबूत शरीर सामने आ गया, जिस पर टैटू बना हुआ था। वहां एक नीला ड्रैगन था। क्लॉस हैरिस की बात करें तो वह बचपन से ही इधर उधर भटकता रहा, लड़ता रहा और हत्या करता रहा। उसने हर तरह के दृश्य देखे थे। उसके शरीर पर 1 दर्जन से अधिक घाव थे तथा चेहरे पर 2 गहरे निशान थे। कुछ लोग क्लॉस को 2 ब्लेड वाला ड्रैगन कहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों को काटने के लिए उसे केवल 2 चाकुओं की जरूरत होती थी, एक दिल में और दूसरा गर्दन में। भाई क्लॉस, यंग मास्टर हैरिस को कौन परेशान कर रहा है? हम भाई उसे काट डालेंगे। हमारे हैरिस परिवार को अपमानित करना मौत की तलाश करने के समान है। भाई क्लॉस, बस एक शब्द और हम सब भाई तुम्हारे साथ हैं। हम भाई हथियार लेकर आएंगे। ये सभी दुष्ट लोग थे। क्लॉस ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, भगवान, इसे धिक्कार है। हैरिस परिवार को धमकाना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे उस आदमी को पकड़ो। वह मैरियट होटल में है। उसे नीचे ले जाओ। कम से कम 100 भाइयों की दहाड़ सुनाई दी, और वे सभी लंबी लंबी तलवारें और स्टील की छड़ें लेकर आए। मार डालो, मार डालो, मार डालो।
उनकी दहाड़ इतनी गूंजी कि पूरी सड़क तक उसकी आवाज सुनाई देने लगी। इस समय सभी राहगीर जल्दबाजी में भाग गए। क्लॉस आगे चल रहा था। जैसे ही वह उठने वाला था उसका मोबाइल फोन बज उठा। एक वीडियो कॉल आया। उसने इसे जोड़ दिया। कौन है? क्लॉस का स्वभाव चिड़चिड़ा था। अपने फोन की स्क्रीन पर तस्वीर देखते हुए उसने देखा कि एक युवक सोफे पर बैठा है। वह 20 साल का लग रहा था। ये कौन है? अगले ही पल स्क्रीन पर मौजूद आदमी बोला। क्लॉस हैरिस, मैं वही हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम अर्जुन कपूर है। जोएल हैरिस को मैंने पीटा था, लेकिन वह अभी सुरक्षित है। क्लॉस के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई और वह गुस्से से बोला, ये तुम हो? अच्छे आदमी, तुमने मेरे हैरिस परिवार को भड़काने की हिम्मत की। आज तुम्हारी जिंदगी का अंत हो जाएगा। अर्जुन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, क्लॉस, मैं तुम्हें सिर्फ एक चेतावनी देना चाहता हूं कि तुम इस गंदे पानी में मत जाओ। नहीं तो, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज तुम्हारी मृत्यु की तारीख होगी। ये तुम्हारे हैरिस परिवार की मृत्यु की तारीख भी होगी। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। क्लॉस गुस्से में था और चिल्लाया, यह मुंबई है, मेरा इलाका। तुम खुद को क्या समझते हो, अर्जुन कपूर? तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें ढूंढने के लिए लोगों को लेकर आ रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम सच में मुझे मार सकते हो। सचमुच? तो फिर, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। अर्जुन गंभीर रूप से हंसा। क्लॉस भी बेवकूफ नहीं था। इतने सालों के बाद, स्वाभाविक रूप से उसमें समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को इतना कठोर देखकर, वह भौंचक्का रह गया। ये युवक, उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की? युवक, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं क्लॉस हैरिस, मुंबई का तीसरा ड्रैगन हूं। कबीर भी मुझे कुछ सम्मान देगा। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? अर्जुन बस उदासीनता से मुस्कुराया। उसके पीछे से कबीर बाहर आया। उसके होठों के कोने पर मुस्कान आ गई। उसने क्लॉस की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्लॉस हैरिस, बहुत समय हो गया मिलते हुए। तुम अब भी वैसे ही दिखते हो। एक क्षण में, क्लॉस अचंभित रह गया। कबीर इस युवक के साथ कैसे रह सकता है? वह कौन था? कबीर के रूप रंग को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह इस युवक के प्रति बहुत सम्मान रखता था। क्लॉस थोड़ा घबरा गया, लेकिन चूंकि वह गिरोह का नेता था और काफी बुरा था, इसलिए उसने तुरंत ही व्यंग्य किया। हाँ कबीर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी कुत्ता बन जाओगे। तुम वास्तव में इस कचरे का सम्मान कर रहे हो। ऐसा लगता है कि मैं क्लॉस हैरिस, मुंबई के भूमिगत राजा का पद ग्रहण करूंगा। कबीर के चेहरे पर उदासीनता थी। वह कुछ नहीं बोला, बल्कि अर्जुन के बोलने का इंतजार करने लगा। जरूर, अगर आप कल का सूरज देखने के लिए जीवित रहे तो आप ये बात फिर से कह सकते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए वीडियो कॉल काट दिया। फिर, उसकी नज़र कैमरे पर पड़ी और उसने कहा, जोएल हैरिस, क्या तुम देखना चाहते हो कि हैरिस परिवार तुम्हारे हाथों से कैसे अपने विनाश की ओर बढ़ेगा? जोएल के चेहरे पर अब खून लगा हुआ था। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मेरे दूसरे चाचा जल्द ही तुम्हें ढूंढने आएंगे। तुम मर चुके हो, अर्जुन। अनिका मेरा है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। जोएल वास्तव में तब तक आंसू नहीं बहाएगा जब तक कि उसे ताबूत न दिख जाए। अर्जुन की एक नज़र से ही विला में मौजूद हत्यारे ने तुरंत जोएल पर हमला जारी कर दिया। ये सिलसिला 10 मिनट तक चलता रहा। रोने की आवाज बहुत देर तक आती रही। इस तरफ, जब अर्जुन ने क्लॉस से बात करना बंद कर दिया तो वह गुस्से में आ गया। किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। धमकी देना तो दूर की बात है। बकवास। वह मौत की तलाश में था। भाइयों, आज रात इस घमंडी आदमी को मार डालो। साथ ही, कबीर रनावत को भी मार डालो। अब से मुंबई मेरा, क्लॉस हैरिस और हम डार्क ड्रैगन्स का होगा। क्लॉस ने अपनी बाहें उठाईं और चिल्लाया। उसके पीछे खड़े सैकड़ों भाई अपनी लंबी ब्लेड और स्टील की छड़ें लहराते हुए हिंसक तरीके से चिल्ला रहे थे। एक पल में, सभी को भेज दिया गया। हथियारों से लैस दूसरे दर्जे के लोगों का एक समूह मुंबई की सड़कों, नाइट क्लबों, छोटी गलियों और दुकानों से बाहर निकल आया। ऊंचाई से नीचे देखने पर पता चलता था कि वहां लगातार लोगों का तांता लगा हुआ था। सभी के पास हथियार थे और वे सभी दिशाओं से आ रहे थे। वे मैरियट होटल के सामने 10 मील लंबी सड़क पर उमड़ पड़े। एक पल में पूरी सड़क लोगों से भर गई। क्लॉस कार में बैठ गया। उसने अपने अधीनस्थ को 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ काम सौंपा।
और फिर ठंडे स्वर में कहा, जाओ और तुरंत अर्जुन की जांच करो। उसके परिवार को पकड़ो। मैं चाहता हूं कि उसका परिवार आज रात मर जाए। 10 मिनट के भीतर मैरियट होटल के सामने की 10 मील लंबी सड़क क्लॉस के लोगों से भर गई। चारों ओर देखा तो वहां घनी भीड़ में सभी लोग एक साथ भीड़ लगाए हुए थे। वे सभी शैतानी लग रहे थे। लंबे ब्लेड और स्टील की छड़ें, बहुत सारी चीजें उनके हाथों में उठाई गईं। क्लॉस का यही तरीका था। जब वह शॉट लेता था तो वह बहुत ही बड़ा चढ़ाकर होता था। ये वह पद्धति थी जिसका क्लॉस कई वर्षों से आदी था। इस प्रकार की संरचना ही प्रतिद्वंद्वी को डराने के लिए पर्याप्त थी। डार्क ड्रैगन हॉल, मार डालो। ये शोर धीमी गड़गड़ाहट की तरह मुंबई के रात्रि आकाश में गूंज उठा। इस समय सड़क पर सभी पैदल यात्री बाहर निकल रहे थे। आसपास की दुकानें और शॉपिंग मॉल सभी बंद थे। हजारों लोग अपने घरों में छिपे हुए थे और अपनी खिड़कियों से बाहर की भयावह संरचना को देख रहे थे। यहाँ तक कि शोर मचाने वाले बच्चे भी इस क्षण रोना बंद कर देते हैं और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खिड़कियों से बाहर खड़े हत्यारे गिरोह को देखने लगते हैं। ये फिर से डार्क ड्रैगन हॉल है। उन्हें रुके हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और अब वे फिर से बाहर आ गए हैं। उनका आखिरी हमला 4 साल पहले हुआ था। उस समय पूरा शहर उनके लोगों से भरा हुआ था। सड़कें खून से लथपथ थीं और जमीन पर पड़े लोगों के हाथ पैर टूटे हुए थे। ये बहुत ही दयनीय दृश्य था। मुझे ये भी याद है कि मुंबई के लिए यह एक बुरा समय था। मैंने सुना कि बहुत से लोग मारे गए और घायल हुए। अंत में सीमा गश्ती दल को उन्हें दबाने के लिए भेजा गया। कहीं शॉपिंग मॉल में भीड़ में लोग चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। क्या आज फिर वैसा ही दिन होगा? क्लॉस की कार भीड़ में थी। काले रंग की लंबी लिंकन कार शानदार दिख रही थी और होटल के प्रवेश द्वार पर मजबूती से खड़ी थी। कार के चारों ओर निचले दर्जे के अधीनस्थ खड़े थे। सभी ने गुस्से में लंबे खंजर पकड़े हुए थे। वे होटल के प्रवेश द्वार पर कबीर के 1 दर्जन बड़े काले सूट पहने आदमियों का सामना कर रहे थे। सैकड़ों लोगों के विरुद्ध 1 दर्जन लोगों की लड़ाई निस्संदेह एक गतिरोध थी। हालांकि कबीर के ये सभी गुंडे बिना किसी घबराहट या डर के गंभीर थे। यहां तक कि जब उन्होंने दरवाजा खुला देखा और अत्याचारी क्लॉस को कार से बाहर निकलते देखा, तब भी उन्हें डर नहीं लगा। यदि यह पहले होता तो वे उसे भाई हैरिस कहते। आज वह सिर्फ एक दुश्मन था। क्लॉस हाथ में सिगार लेकर नीचे चला गया। उसने एक तेज सांस ली, प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे दर्जन भर लोगों को देखा और बेरहमी से उपहास किया। कबीर रनावत अपने साथ इतने कम लोगों को ही लाया है। वह वास्तव में मेरे प्रति सम्मान नहीं दिखा रहा है, क्लॉस हैरिस। जैसे ही उसने ये कहा, होटल के 8 दरवाजों से दर्जनों काले सूट पहने गुंडे अचानक बाहर निकल आए। वे सभी खंजर भी लिए हुए थे। इन गुंडों को व्यवस्थित तरीके से भागते हुए देखकर क्लॉस के चेहरे पर अभी भी हल्की सी व्यंग्यात्मकता थी। जबकि उसने कहा, पर्याप्त नहीं, बहुत कम। मुझे मत बताओ कि कबीर के साथ अब केवल इतने ही लोग हैं। क्लाउस हैरिस, अपने चारों ओर देखो। अचानक ऊपर से आवाज आई। क्लॉस ने ऊपर देखा और एक विशेष खिड़की देखी। कबीर और अर्जुन वहां खड़े थे, नीचे घनी भीड़ को बेहद ठंडी आंखों से घूर रहे थे। अर्जुन ने मन ही मन उपहास किया। ये वास्तव में एक बड़ा दृश्य था। यदि क्लॉस का ध्यान नहीं रखा जाता तो वह निश्चित रूप से अपने प्रयासों को यही नहीं रोकता। क्लॉस हैरिस, आप मुंबई में केवल तीसरे ड्रैगन हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने लोगों को लेकर जल्द से जल्द खाली हो जाएं। अन्यथा पिछली भावनाओं पर विचार न करने के लिए मुझे दोष न दें। कबीर अर्जुन के पास खड़ा था और ठंडे स्वर में चिल्लाया। आखिरकार वह मुंबई का भूमिगत राजा था, इसलिए उसे इन मामलों के लिए आगे आना चाहिए। क्लॉस ने पीछे मुड़कर चारों ओर देखा तो पाया कि काले सूट पहने हुए अनगिनत गुंडे विभिन्न सड़कों के कोनों और मार्गों से निकल रहे थे। वे सभी वर्दी पहने हुए थे और उनके हाथ में हथियार थे। उनके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वे युद्ध में मरने के लिए तैयार हों। हर तरफ हत्या का माहौल बढ़ रहा था। एक पल में काले सूट पहने सैकड़ों गुंडों ने 10 मील लंबी सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। ऊंचाई से नीचे देखने पर पता चलता है कि क्लॉस और उसके साथ आए लोग झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों की तरह थे, जो काले सूट पहने गुंडों से घिरे हुए थे। घिरा हुआ। तब क्लॉस को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। हालांकि तो क्या हुआ? वह क्लॉस हैरिस थे। ऐसा कोई दृश्य नहीं था जो उन्होंने पहले कभी न देखा हो। कबीर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं, क्लॉस हैरिस, इससे डरता हूं?
मैं चाहता हूं कि वह आज यहां आकर मेरे सामने झुके। क्लॉस के सिर से पैर तक अत्याचारी आभा प्रवाहित हो रही थी। जब उसने कबीर के सामने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और इशारा किया। अर्जुन चुपचाप खिड़की पर खड़ा था और क्लॉस और उसके सैकड़ों अधीनस्थों को देख रहा था। उसके दिल में उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखें ठंडी और साफ थीं। क्लाउस हैरिस, आपका काम हो गया, अर्जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर समूह में एक संदेश भेजा। तुम खत्म हो चुके हो, तुम कमीने। क्लॉस गुस्से में आ गया। उसने तुरंत अपना बड़ा हाथ लहराया और दहाड़ते हुए बोला, उस आदमी को मौत के घाट उतार दो। इस होटल को नष्ट कर दो। कबीर के लोगों में से किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। आज रात के बाद हमारा डार्क ड्रैगन हॉल मुंबई में मुख्य ड्रैगन होगा। मार डालो। उनकी चीखों ने तुरंत ही आकाश में छाए काले बादलों को तोड़ दिया। एक पीली चांदनी गिर गई। तभी दूर से कई काले बिंदु गड़गड़ाहट जैसी गड़गड़ाहट के साथ, कानफोड़ू आवाज के साथ उड़ते हुए आए। सबने ऊपर देखा। हवा में एक दर्जन काले धब्बे तेजी से आ रहे थे। अरे, यह क्या बकवास है। हे भगवान, माँ, देखो, यह एक हवाई जहाज है। एक हवाई जहाज। इस समय अपने कमरों में छिपे लोग ध्यान से देख रहे थे और खिड़की से आसमान की ओर देख रहे थे। उन्होंने पीले चांद के पीछे से उड़ते हुए एक दर्जन काले धब्बे देखे, फिर मैरियट होटल के ऊपर आसमान की ओर अनंत रूप से बढ़ते हुए। ये है विमान लड़ाकू समूह। भाड़ में जाओ। बीच में जो है वह एक सशस्त्र परिवहन विमान है। बगल में जो दर्जन भर हैं वे सशस्त्र लड़ाकू जेट हैं। हे भगवान, क्या हो रहा है। ये लड़ाके यहाँ क्यों दिखाई दे रहे हैं। अनगिनत लोगों के मन में कई प्रश्न कौंध रहे थे, तथा वे सभी अनुमान लगा रहे थे। वो भयानक था, बहुत चौंकाने वाला। वहां एक दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान, हथियारबंद परिवहन विमान और बमवर्षक विमान भी थे। और उन्होंने देखा कि ये लड़ाकू विमान युद्ध की स्थिति में थे। इन लड़ाकू विमानों और उनकी गड़गड़ाहट की आवाजों के कारण मैरियट होटल के सामने खड़े सैकड़ों लोग पूरी तरह से अस्थिर हो गए थे। विशाल सशस्त्र परिवहन विमान हवा में ठंडी रोशनी से चमक रहा था, जिससे अत्यंत तेज हवा और ध्वनि तरंगें निकल रही थीं, जो पीली चांदनी को सीधे काट रही थीं। ये बहुत भयानक था। ये बड़ा दृश्य था। यदि वह एक लड़ाकू विमान होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वे एक दर्जन से भी अधिक हो गए हैं। यहां तक कि सबसे बड़ा सशस्त्र परिवहन विमान AN-225 भी यहां मौजूद था। भीड़ में बहुत से इंटरनेट उपयोगकर्ता थे और वे सीधे इंटरनेट पर तस्वीरें अपलोड कर सकते थे। पूरे शहर को एक पल में इस बारे में पता चल जाता। हे भगवान, यह AN-225 वयून है जिसमें कम से कम सैकड़ों सशस्त्र विशेष गार्ड हैं। सबने गहरी सांस ली। सैकड़ों सशस्त्र विशेष गार्ड। ये तो सशस्त्र विशेष गार्डों का आगमन था। क्लॉस अचंभित रह गया। उसके पीछे खड़े सैकड़ों अधीनस्थ भी अचंभित रह गए। क्लॉस के जीवन में इतनी हत्या और मारपीट के बाद उसने कौन से दृश्य नहीं देखे थे। लेकिन आज की रात उसके लिए सबसे चौंकाने वाला दिन था। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। अगर देखा भी था तो सिर्फ फिल्मों में। ये बहुत भयानक था। वह तेज हवाओं और लहरों के नीचे खड़ा था। उसके कान गड़गड़ा रहे थे और उसके कपड़े सरसरा रहे थे। ये क्या हो रहा है। क्लॉस डर गया था और पीछे हटने लगा था। इस समय क्लॉस ने खिड़की के पास खड़े युवक की ओर देखा। उसने उसकी आंखों में ठंडक और तिरस्कार की झलक देखी। हाँ, तिरस्कार। उस युवक की नज़र में उसने कभी भी अपने साथ लाए गए सैकड़ों अधीनस्थों पर ध्यान नहीं दिया। इससे भी अधिक, उसकी नज़र में उसके ये लोग चींटियां थे। ऐसा क्यों हो रहा था। पीछे हटो। क्लॉस एक समझदार व्यक्ति भी था। उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को तुरंत समझ लिया और तुरंत चिल्लाया। एक क्षण में ही सैकड़ों लोग तितर-बितर होना चाहते थे। हालांकि कबीर के नेतृत्व में लोगों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। त्याग देना। दूर जाओ। भाड़ में जाओ। अगर तुम अब भी घूमते रहे, तो मैं लोगों को हैक करना शुरू कर दूंगा। क्लॉस के अधीनस्थों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक दर्जन लड़ाकू विमान उनके सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। इस बार वे मरने वाले थे। वे डरे हुए थे। फंसे हुए जानवरों की तरह वे डरकर भागना चाहते थे। एक छोटी सी लड़ाई छिड़ गई। अगले ही सेकंड में होटल के हर निकास द्वार पर और सड़कों पर अनगिनत काले लोग पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर अचानक उभर आए। वे सभी मुंबई के अच्छे प्रशिक्षित गार्ड थे। हर कोई जानलेवा लग रहा था। उनके शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट, बंदूक, काली टोपी, काली लड़ाकू वर्दी और तरह तरह के लाल बिंदु चमक रहे थे।
धमाका, एक समान मार्च। 10 मील लंबी सड़क के 2 प्रवेश द्वारों पर तथा होटल के प्रवेश द्वार के सामने विस्फोट रोधी ढालें थामे सशस्त्र गार्डों की 3 टीमें तुरंत बाहर निकल आईं। कदम दर कदम उनके पैरों के तलवों से धमाधमा की आवाज आने लगी और उन्होंने जल्दी से क्लॉस के लोगों को घेर लिया। वहां लापरवाही भरे काम का कोई निशान नहीं था। उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस्पात की 3 दीवारों का रूप ले लिया। होटल की खिड़कियों के पास 1 दर्जन से अधिक स्नाइपर राइफलें दिखाई दीं। 1 दर्जन निशानेबाजों ने तुरंत सेफ्टी पिन खोली और निशाना साधने वाले क्षेत्र में दृढ़ता से देखने लगे। 1 दर्जन लाल बिंदु क्लॉस और उसके अधीनस्थों की भौहों, छाती और अन्य प्रमुख भागों पर निशाना साधे गए। सही का निशान लगाना। एक क्षण में पूरी गली में अलार्म बज उठा। 1 दर्जन से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां अपनी सभी हेडलाइटें जलाकर आक्रमण कर गईं और क्षेत्र को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, यहां तक कि वहां पानी भी नहीं बह सकता था। हर बख्तरबंद वाहन पर मशीन गन के साथ भारी हथियारों से लैस गार्ड तैनात थे। 4 सुसज्जित और प्रशिक्षित गार्ड जल्दी से प्रत्येक वाहन से नीचे कूद पड़े। वे या तो खड़े थे या उकड़ू बैठे थे और सभी के हाथ में बंदूकें थीं। उन्होंने पहले से ही सेफ्टी पिन खोल रखी थी और सीधे छोटी, लड़ती भीड़ पर निशाना साध रहे थे। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। हरे रंग की लड़ाकू वर्दी पहने विशेष गार्ड तेजी से ऊपर से सशस्त्र परिवहन विमानों से उतर रहे थे। उनके चेहरों पर छद्म रंग लगा हुआ था। वे सबसे आकर्षक रूपों में आसमान से नीचे की ओर तेजी से जा रहे थे, सीधे क्लॉस और उसके समूह की ओर। ये कमीने इस जीवन में ऐसा दृश्य कैसे देख पाए? वे सब स्तब्ध थे। बड़े स्पीकरों पर ऊंची आवाज प्रसारित की गई। तुम पहले से ही घिरे हुए हो। अपने हथियार नीचे रखो, सब नीचे उतरो। अपने हथियार नीचे रख दो। सब लोग नीचे आ जाओ। अपराधियों, तुम्हें मार डाला जाएगा। एक पल में क्लॉस के आदमियों को लगा कि उनके पैर जेली में बदल गए हैं। वे सभी जमीन पर पड़े थे। उसी समय अर्जुन कबीर और अन्य लोगों के साथ होटल के प्रवेश द्वार पर आ चुका था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, विस्फोट निरोधक टीम ने स्वतः ही रास्ता दे दिया। अर्जुन ने शांत कदम उठाए और क्लॉस के पास गया। उसने उस आदमी को देखा जो पहले से ही पसीने से तर और कांप रहा था। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया, क्लॉस हैरिस, जैसा कि मैंने कहा था, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्लॉस पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक घिनौना भाव था और वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने तुम्हें कमाका था, लेकिन अगर तुम मुझे छूना चाहते हो, तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे मेरे साथ कब्र में चले जाएंगे। अचानक अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके शरीर से एक खौफनाक, जानलेवा आभा फूट पड़ी।